हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है एईसी का इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आपके पास भी एईसी में इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सब्जेक्ट है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो जाए। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका जो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है वो है पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए, पर्यावरण जो है इसके मुख्य घटक की अगर हम बात करें तो पहला आता है जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें सभी जीवित प्राणी जैसे मनुष्य, पौधे, पशु, सूक्ष्मजीव आदि शामिल होते हैं। सभी प्राणी जो कि जीवित है, जो कि श्वास लेते हैं यानी कि सांस लेते हैं, जो कि भोजन ग्रहण करते हैं, वो सभी जीवित प्राणी जो है वो किस में शामिल है? जैविक घटक में शामिल है। ठीक है। सेकंड आता है अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट। इसमें निर्जीव वस्तुएं शामिल होती है जैसे वायु, जल, मिट्टी, प्रकाश, तापमान आदि, जो कि श्वास यानी कि सांस नहीं ले सकते, ना ही भोजन करते। ऐसे जो अजैविक घटक होते हैं जो कि निर्जीव होते हैं वो शामिल होते हैं अजैविक घटक में। ठीक है। जैसे पहाड़, चट्टान, नदी, वायु, जल, मिट्टी, प्रकाश, ये सब। ठीक है। आइए अब पर्यावरण के कुछ अन्य मुख्य घटक के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला है वायुमंडल, जिसको इंग्लिश में एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर से घिरने वाले गैसों की परत होती है। आपको पता ही होगा पृथ्वी जो है ये गैसों से घिरी हुई है। ठीक है। बहुत सारी गैसें पृथ्वी पर मौजूद है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ठीक है। तो अलग अलग गैसें जो है वो अलग अलग मात्रा में हमारे आसपास विद्यमान होती है। ठीक है। तो वायुमंडल जो है ये क्या होता है? पृथ्वी की आसपास की जो गैसों की परत है इसी को वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है। जो कि पृथ्वी को एक कंबल यानी कि ब्लैंकेट की तरह घेरे रहती है। अब पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली ये जो गैसों की परत होती है इसी को वायुमंडल कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन जो कि 78% होती है। सबसे ज़्यादा जो गैस होती है हमारे वायुमंडल में वो नाइट्रोजन ही है। एंड अन्य गैसें भी होती है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। यह सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है तथा पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। ऑक्सीजन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट यह सबसे ज़रूरी गैस मानी जाती है, जो कि श्वसन प्रक्रिया में मदद करती है, रेस्पिरेशन में मदद करती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड ये भी हमारे वायुमंडल में मौजूद है गैस है, जिसका प्रयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में करते हैं, जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो गैसें हैं वायुमंडल की, इनकी बहुत ही मुख्य भूमिका होती है हमारे पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने में। ठीक है। पृथ्वी पर कहीं ना कहीं जीवन संभव है क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है, गैसें हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल में पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार का जल शामिल होता है जैसे महासागर, नदियाँ, झील, जलाशय, बर्फ, भूमिगत जल। ठीक है। जितने भी जलीय स्रोत है पृथ्वी पर जो कि मौजूद है, जितने भी जल वाले सोर्सेज, वाटर सोर्सेज पृथ्वी पर, अर्थ पर अवेलेबल है, वो सारे जलमंडल में यानी कि हाइड्रोस्फीयर में शामिल होते हैं जैसे महासागर, नदियाँ, झील, जलाशय, बर्फ, भूमिगत जल आदि। यह पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने तथा जीवन के लिए जल उपलब्ध कराने में भी मदद करता है। नेक्स्ट आता है स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर। स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस बाहरी परत होती है जिसमें मिट्टी, चट्टान, खनिज, पर्वत तथा मैदान शामिल होता है। ठीक है। जैसे कि आपको नाम से पता चल गया, स्थल मंडल यानी कि स्थल जिस पर हम रहते हैं। स्थल मंडल जो है ये जीवों को रहने की जगह तथा पोषण प्रदान करता है, क्योंकि जो खेती होती है वो भी स्थल पर यानी कि ज़मीन पर ही होती है। ठीक है। जिससे हमको क्या मिलता है? अनाज मिलता है, जिसके द्वारा हम अपना भरण पोषण करते हैं। ठीक है। एंड मिट्टी, चट्टान, खनिज, पर्वत ये सभी जो है ये सभी स्थल मंडल में शामिल होते हैं, जो कि हमारी मदद करते हैं जीवन को जीने में। ठीक है। तथा पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। तो स्थल मंडल जो है इसका मतलब है स्थल या भूमि। ठीक है।
नेक्स्ट आता है जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर। अगर हम बात करें जीवमंडल की, तो जीवमंडल वह क्षेत्र होता है जहाँ पर जीवन संभव है। ये वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थलमंडल के परस्पर संपर्क से बनता है। मतलब वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थलमंडल, इन तीनों को मिलाकर जीवमंडल का निर्माण होता है, जहाँ पर जीव जंतु तथा प्राणी रहते हैं तथा अपने जीवन की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इसमें सभी प्रकार के जीव जंतु, पौधे तथा सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। यह चार घटक मिलकर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं तथा पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का संक्षिप्त इतिहास बताइए। तो अगर हम बात करें पर्यावरणवाद की, इसका इतिहास काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है। पर्यावरणवाद प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण तथा उसके प्रति जागरूकता से जुड़ा हुआ है। पर्यावरणवाद का उपयोग किया गया था लोगों को जागरूक करने के लिए पर्यावरण के संरक्षण के प्रति। अब पर्यावरणवाद जो है इसने काफ़ी मुख्य भूमिका निभाई लोगों के मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने में, ताकि लोग एक स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण में सहयोग दे सकें। तो इसीलिए ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके, पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सके, पर्यावरणवाद का उपयोग किया गया। इसका विकास समय के साथ अलग अलग चरणों में हुआ। सबसे पहले देखिए प्राचीन काल। प्राचीन काल में भी पर्यावरणवाद का उपयोग किया गया, जिसमें लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत करने के लिए, पर्यावरण का महत्व बताने के लिए प्रकृति को पूजनीय बनाया गया। प्राचीन सभ्यताओं में अगर हम देखें तो लोग प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति की भगवान की तरह लोग पूजा करते थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे। भारत, ग्रीस तथा अन्य संस्कृतियों में पर्यावरण के प्रति सम्मान दिखाने वाले धार्मिक तथा दार्शनिक विचार विकसित हुए। वैदिक साहित्यों में वृक्षों, नदियों तथा अन्य प्राकृतिक तत्वों को संरक्षित करने की परंपरा पाई जाती है। उसके बाद आता है मध्यकालीन काल। मध्यकालीन काल में कृषि आधारित समाज था। उस समय भी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा दिया गया तथा ये कहा गया कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित नहीं किया जाएगा तो मनुष्य जो है वो भी जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों के बिना मनुष्य का जीवन असंभव है। लोक परंपराओं तथा स्थानीय रीति रिवाजों में पर्यावरण की रक्षा के नियम बनाए गए, जैसे अलग अलग त्योहार ऐसे बनाए गए जिसमें लोग जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, जैसे वृक्षों की पूजा करते थे तथा नदियों की पूजा लोग करते थे। जैसे एक फेस्टिवल है गंगा दशहरा, है ना, उसमें भी क्या किया जाता है, गंगा नदी की पूजा की जाती है। तो ये सारे जो त्योहार थे, रीति रिवाज, ऐसे रीति रिवाजों का निर्माण किया गया, लोक परंपराओं का निर्माण किया गया जो कि पर्यावरण की रक्षा के प्रति लोगों को सजग बनाए, लोगों को जागरूक करे, जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो सके। आधुनिक काल की अगर हम बात करें 18वीं से 19वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड था, 18th से 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड, इसमें औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के साथ ही अलग अलग उद्योगों की स्थापना हुई, जिसके कारण पर्यावरणीय क्षति काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। प्रदूषण हुआ, प्रदूषण का स्तर बढ़ गया, वनों की कटाई हुई। ये सारी समस्याएं जो थी इसने पर्यावरणीय संरक्षण पर एक खतरा पैदा कर दिया, जिसकी वजह से पर्यावरणीय क्षति काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। पर्यावरण संरक्षण जो था वो अब कम हो गया। ठीक है, इस दौर में संरक्षण आंदोलन हुए, जैसे अमेरिका में नेशनल पार्कों की स्थापना हुई, ब्रिटेन में वनों की सुरक्षा के प्रयास किए गए। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग संरक्षण आंदोलन चलाए गए। ये जो संरक्षण आंदोलन चलाए गए थे, इन संरक्षण आंदोलनों ने वनों की सुरक्षा के लिए प्रयास किया। ठीक है, अमेरिका में नेशनल पार्कों की स्थापना हुई, ब्रिटेन में वनों की सुरक्षा के लिए अलग अलग कानून बनाए गए। ठीक है, तो ये सब आधुनिक काल में हुआ था औद्योगिक क्रांति के दौरान, ताकि जो पर्यावरणीय क्षति बढ़ी है उसको कम किया जा सके तथा पर्यावरण के प्रदूषण को कम किया जा सके। 20वीं शताब्दी की बात करें तो 1960 से 1970 के दशक में पर्यावरण आंदोलन हुए अलग अलग। ये जो पर्यावरण आंदोलन हुए थे, इन्होंने लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति और भी ज़्यादा जागरूक किया। साइलेंट स्प्रिंग 1962 में ये एक पुस्तक आई, साइलेंट स्प्रिंग, जिसने रासायनिक कीटनाशकों के दुष्प्रभाव पर ध्यान आकर्षित किया। 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया। भारत में चिपको आंदोलन तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन हुए। ये जो आंदोलन थे, इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अब देखिए 21वीं शताब्दी चल गई है। 21वीं शताब्दी में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग तथा जैव विविधता के क्षरण जैसे मुद्दे प्रमुख हो गए हैं। ठीक है, वर्तमान समय में हम देखेंगे अलग अलग सम्मेलन होते हैं जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रति चिंता जाहिर की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने बहुत सारे सम्मेलन के नाम सुने होंगे, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल एंड और भी काफ़ी सारे ऐसे सम्मेलन हुए। ठीक है, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग तथा जैव विविधता जैसे जो प्रमुख मुद्दे थे तथा जो पर्यावरणीय समस्याएं थी उनके प्रति अपनी चिंता जाहिर की तथा उनको कम करने के उपाय खोजने में मुख्य भूमिका निभाई। पेरिस समझौता जो कि 2015 में हुआ था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाया, नवीकरणीय ऊर्जा, प्लास्टिक मुक्त अभियान तथा टिकाऊ विकास पर जोर दिया गया। अगर हम निष्कर्ष देखें तो पर्यावरणवाद का इतिहास मानव तथा प्रकृति के संबंधों को संतुलित रखने के प्रयासों का प्रतिबिंब है। आज ये वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक है। तो पर्यावरणवाद एक तरीके का आंदोलन ही है जिसको इंग्लिश में इन्वायरमेंटलिज्म कहा जाता है, जो कि मानव तथा प्रकृति के संबंधों को गहरा करने का प्रयास करता है ताकि लोग जो है वो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हो तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिरता तथा सतत विकास की परिभाषा व महत्व को समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आइए जानते हैं स्थिरता के बारे में। स्थिरता यानी कि सस्टेनेबिलिटी, इसका अर्थ होता है एक ऐसी व्यवस्था या प्रक्रिया जो कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता ना करें। इसका अर्थ ये है कि हम अपनी आवश्यकताएं तो पूरा करें, लेकिन ऐसा ना हो कि हम आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए, उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए कोई भी संसाधन छोड़े ही ना। ये जो स्थिरता का सिद्धांत है ये बोलता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का अगर उपयोग कर रहे हैं तो उनका उपयोग हम इस तरीके से करें कि हमारी आवश्यकताएं तो पूरी हो, साथ ही साथ जो आने वाली पीढ़ी है यानी जो भावी पीढ़ी है उसकी आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। ठीक है, उदाहरण के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो इनकी जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है जिसको निर्मित होने में लाखों हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, तो अगर हम इनका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करेंगे, अगर हम इनका बहुत ज़्यादा वेस्टेज करेंगे, बर्बादी करेंगे इनकी, तो क्या होगा, भावी पीढ़ी के लिए इनकी मात्रा बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है, तथा भावी पीढ़ी इसके उपयोग से वंचित रह जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करें कि वो भावी पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहे। ठीक है, जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, वाटर वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जल की काफ़ी ज़्यादा बर्बादी करते हैं। एंड अगर हम बात करें जल की तो ये भी एक दुर्लभ संसाधन है, क्योंकि अगर हम बात करें पूरी पृथ्वी पर, पूरी अर्थ पर कितना पानी पीने लायक है, तो पीने लायक पानी सिर्फ 1% है। ठीक है, बाकी जो पानी है वो खारा पानी है जो कि पीने लायक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम पानी की बर्बादी करेंगे तो उसका भी काफ़ी भुगतान हमारी भावी पीढ़ी को झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें पर्यावरण, समाज तथा अर्थव्यवस्था का दीर्घकालिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करना शामिल है। ठीक है, कि हम कोशिश करें कि हमारा पर्यावरण, समाज तथा अर्थव्यवस्था संतुलित रहे लंबे समय में भी। ठीक है, स्थिरता का जो सिद्धांत है ये एक तरीके से सतत विकास से ही जुड़ा हुआ है। इसमें क्या कहा गया है, सतत विकास का मतलब है ऐसा विकास जो कि पर्यावरण, समाज तथा आर्थिक प्रगति के बीच संतुलन बनाए रखे। यह विकास प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर आधारित है, कि हम प्राकृतिक संसाधनों का अच्छे से उपयोग करें, विवेकपूर्ण उपयोग करें, हम प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना करें। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे, उसकी बर्बादी करेंगे, तो भावी पीढ़ी के लिए इसकी मात्रा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से भावी पीढ़ी इनके उपयोग से वंचित रह जाएगी तथा उनका विकास रुक जाएगा। तो इसलिए सतत विकास का मतलब ये है कि हम अपना विकास तो करें, साथ ही साथ हम अपना विकास इस तरीके से करें कि
आगे जाकर भावी पीढ़ी के विकास में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ठीक है, पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, सभी को समान अवसर मिले। स्थिरता तथा सतत विकास का महत्व देखिए। पहला है पर्यावरण संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों का हमको अनावश्यक दोहन या अनावश्यक उपयोग नहीं करना चाहिए, विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, अच्छे से उपयोग करना चाहिए। प्रदूषण को रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण अगर होगा तो प्राकृतिक संसाधन जो है इनका दुरुपयोग भी होगा। इसलिए अगर हम प्रदूषण को कम नहीं करेंगे तो पर्यावरण जो है ये सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रदूषण को रोका जाए ताकि पर्यावरण स्वस्थ बना रहे। नेक्स्ट है भावी पीढ़ियों की सुरक्षा। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। अगर हम संसाधनों का उपयोग अच्छे से करेंगे, विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, संसाधनों को बर्बाद नहीं करेंगे तो भविष्य में भावी पीढ़ी के लिए वो संसाधन सुरक्षित रह पाएंगे, वो संसाधन उनके लिए भी उपयोग में लाए जा पाएंगे। ठीक है, भावी पीढ़ी जो है वो भी उन संसाधनों का उपयोग कर पाएगी। नेक्स्ट आता है आर्थिक विकास। सतत विकास से रोजगार, उद्योग तथा सामाजिक सेवाओं का दीर्घकालिक विकास होगा, जो कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। सामाजिक समानता। सतत विकास जो है ये समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर तथा समृद्धि लाने का प्रयास भी करेगा, तो इससे समाज में समानता फैलेगी। ठीक है, तो ये महत्व है सतत विकास के। नेक्स्ट देखिए जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन। सतत विकास की नीतियों से ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़ तथा सूखे जैसी समस्याओं का समाधान आसानी से हो पाएगा, जिससे जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन किया जा सकेगा। ठीक है, निष्कर्ष देखिए स्थिरता तथा सतत विकास न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य के लिए भी आवश्यक है। यह दोनों अवधारणाएं हमें सिखाती है कि प्रकृति, समाज तथा अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना ही दीर्घकालिक प्रगति का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसकी संरचना को समझाइए। तो पारिस्थितिक तंत्र, जिसको इंग्लिश में इकोसिस्टम भी कहा जाता है, ये एक तरीके का प्राकृतिक तंत्र है जिसमें जीव तथा उनके परिवेश एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। यह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीवित तथा निर्जीव घटकों का संगठित रूप है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी जीव तथा निर्जीव घटक है जो कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, जो कि प्राकृतिक है, वो सारे शामिल होते हैं। जैसे जीव जंतु, मनुष्य तथा निर्जीव में शामिल हो जाएंगे नदी, समुद्र तथा पहाड़। ठीक है, एंड पेड़ पौधे भी इसी में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंड होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा ये सब मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ये एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे जो मनुष्य है वो स्थल पर होता है, पेड़ पौधे स्थल पर होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जलीय जीवों की तो वो जल में होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना देखते हैं। पहला है अजैविक घटक। ये निर्जीव तत्व होते हैं जो कि जीवों को ऊर्जा तथा पोषण प्रदान करते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, तापमान, जल, नमी, मृदा, खनिज, गैसें। ठीक है, ये सब आ जाएंगे अजैविक घटक में। नेक्स्ट आता है जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट। इसमें सभी जीवित प्राणी शामिल होते हैं जो कि पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा होते हैं। पहले आते हैं उत्पादक। जो जैविक घटक है इनको भी 3 भागों में बांटा जाता है। पहले नंबर पर है उत्पादक, जिनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। ये वे जीव होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर का यूज़ करते हुए अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे हरे पौधे, शैवाल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं उपभोक्ता। ये अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, ये वो होते हैं जो खुद अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे पेड़ पौधों पर निर्भर होंगे या जीव जंतुओं पर निर्भर होंगे। ठीक है, अब उपभोक्ता जो है ये भी 3 कैटेगरीज में बांटे जाते हैं, 3 भागों में इनको बांटा जाता है। पहले होते हैं शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरस, जो कि घास खाते हैं या सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मांसाहारी यानी कि कार्निवोरस, जो कि बाघ तथा शेर, ये सब मांसाहारी में आते हैं। बाघ या शेर जो कि क्या करते हैं, दूसरे जीव का मांस खाते हैं। ठीक है, मीट खाते हैं।
वो शामिल होता है मांसाहारी में। नेक्स्ट आते हैं सर्वाहारी, इसमें वो जीव शामिल होते हैं जो कि शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों होते हैं, जो कि फल फूल सब्जी भी खा लेते हैं एंड मांस भी खा लेते हैं, जैसे मनुष्य तथा भालू। शाकाहारी का उदाहरण है गाय तथा हिरन, जो कि सिर्फ घास खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपघटक। ये मृत जीवों तथा उनके अवशेषों को विघटित करके पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस भेज देते हैं। इनको डीकम्पोजर यानी कि अपघटक कहा जाता है। इसमें उदाहरण है बैक्टीरिया का, कवक का। आप देखेंगे आसपास जब कोई जीव मर जाता है तो कुछ दिन वो ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो गायब हो जाता है। तो वो कहाँ पे गायब होता है, उसको दरअसल क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं या जो कवक होते हैं वो उनको विघटित कर देते हैं, यानी कि डीकम्पोज कर देते हैं। उनके अवशेषों को विघटित करके जो भी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उनको वापस मिट्टी में भेज देते हैं। ठीक है, तो ये काम अपघटक का होता है। ठीक है, एंड अपघटक के उदाहरण है बैक्टीरिया तथा कवक, जो कि क्या करते हैं, मृत जीवों तथा उनके अवशेषों को गायब कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। आइए अब देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन। तो पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन इन घटकों के बीच में पारस्परिक निर्भरता तथा ऊर्जा प्रवाह पर निर्भर करता है। पारिस्थितिक तंत्र कितना संतुलित है, कितना असंतुलित है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो जीव हैं उनके बीच में पारस्परिक निर्भरता तथा ऊर्जा प्रवाह कैसा है। ठीक है, वो अगर संतुलित होगा तो पारिस्थितिक तंत्र भी संतुलित रहेगा। जब इस संतुलन में गड़बड़ी होती है तो इसका प्रभाव पर्यावरण तथा जीवों पर पड़ता है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रवाह तथा खाद्य श्रृंखला के बीच में संबंध बताइए, यानी कि एनर्जी फ्लो एंड फूड चेन के बीच में क्या कनेक्शन है। तो ऊर्जा प्रवाह तथा खाद्य श्रृंखला के बीच में गहरा संबंध होता है, क्योंकि ऊर्जा प्रवाह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ही होता है। फूड चेन के द्वारा ही क्या होती है, एनर्जी का फ्लो होता है एक लेवल से दूसरे लेवल में। तो सबसे ऊपर आता है ऊर्जा का स्रोत, जो कि है सूर्य। ठीक है, सूर्य सबसे मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य का उपयोग करके जो पौधे होते हैं यानी कि उत्पादक होते हैं, वो सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। एंड देन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उपयोग करके वो सूर्य की ऊर्जा के द्वारा क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहला जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य होता है। अब खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादक यानी कि पेड़ पौधों से होती है। पेड़ पौधे सबसे पहले सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उपयोग करके। उसके बाद जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जिनमें शाकाहारी शामिल हैं, वो क्या करते हैं, पेड़ पौधों को ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधों को, उनके पत्तों को खाते हैं। एंड उससे प्राथमिक उपभोक्ता जैसे शाकाहारी जो जीव होते हैं उनका पोषण होता है, उनको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, सबसे पहले देखें पेड़ पौधों ने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाया सूर्य की रोशनी का उपयोग करके। उसके बाद जो शाकाहारी जीव है जैसे गाय या फिर हिरन या फिर जो अन्य शाकाहारी जीव होते हैं, उन्होंने क्या किया, पेड़ के पत्ते खाए या पेड़ के जो उत्पाद हैं फल वगैरह या सब्जियां, उनका उपभोग किया, उनका उपयोग किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनको ऊर्जा मिली। तो इस तरीके से ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ। ठीक है, ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को हुआ। ठीक है, इस तरीके से ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ, एनर्जी फ्लो हुई। ठीक है, ऊर्जा का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला के हर स्तर पर होता है। सबसे ऊपर आता है उत्पादक, उसके बाद आता है उपभोक्ता, उसके बाद आता है अपघटक। इन तीनों के बीच में ऊर्जा का प्रवाह होता है, मतलब कि खाद्य श्रृंखला के ये जो 3 स्तर होते हैं, हर स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो ऊर्जा एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है। हर स्थानांतरण में ऊर्जा का कुछ हिस्सा लगभग 90% गर्मी के रूप में खो जाता है तथा केवल 10% ऊर्जा अगले स्तर पर स्थानांतरित होती है। इसे 10% नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो फूड चेन होती है यानी कि जो खाद्य चेन होती है, इसमें हर स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण तो होता है, लेकिन जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो टोटल 100% जो एनर्जी है उसमें से 90% जो एनर्जी है वो कहीं गुम हो जाती है एंड सिर्फ 10% ऊर्जा का अगले स्तर पर स्थानांतरण होता है। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह की दिशा की बात करें तो ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है, सूर्य से उत्पादक तथा उत्पादक से उपभोक्ता के अलग अलग स्तरों तक।
यह चक्रीय नहीं होता बल्कि ये एक दिशा में होता है क्योंकि ऊर्जा वापस नहीं लौटती। ठीक है, ये चक्रीय यानी कि साइक्लिक इसलिए नहीं होता क्योंकि एनर्जी वापस रिटर्न नहीं होती, इसका फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें खाद्य श्रृंखला की लंबाई की तो ऊर्जा प्रवाह सीमित है, इसी कारण खाद्य श्रृंखला आमतौर पर 4 से 5 स्तरों से अधिक लंबी नहीं होती। ये मुख्यतः 4 से 5 स्तरों तक ही होती है क्योंकि उच्च स्तर तक पर्याप्त ऊर्जा नहीं पहुंच पाती। निष्कर्ष की बात करें तो ऊर्जा प्रवाह खाद्य श्रृंखला की कार्य प्रणाली का आधार है। बिना ऊर्जा प्रवाह के खाद्य श्रृंखला नहीं चल सकती तथा इसके बिना किसी पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन भी असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। तो पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। सबसे पहले आता है वनों का संरक्षण, क्योंकि वन जो है ये भी पारिस्थितिक तंत्र का ही एक हिस्सा है, इकोसिस्टम का ही एक पार्ट है, तो वनों का संरक्षण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वनों के संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, वनों की कटाई को रोके, वृक्षारोपण को बढ़ावा दें तथा जैव विविधता बनाए रखने के लिए प्राकृतिक वनों की सुरक्षा करें, रक्षा करें। ठीक है, क्योंकि अगर वन ही नहीं रहेंगे तो जो जीव है वो कहाँ पर रहेंगे। इसलिए जब वनों की कटाई होती है तो जैव विविधता पर भी खतरा मंडराने लग जाता है। ठीक है, जो जीव जंतु है जो कि पहले वन में रहते थे वो विलुप्त होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से अगर हमको जैव विविधता को सुरक्षित रखना है, अगर हम जैव विविधता को बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए वनों की रक्षा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है प्रदूषण कम करना। हमें चाहिए कि हम वायु, जल, भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए कचरे का सही प्रबंधन करें। कचरे को नदियों में ना डालें ताकि जल प्रदूषण ना हो। ठीक है, भूमि प्रदूषण ना करें, जल प्रदूषण ना करें, वायु प्रदूषण ना करें। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट का उचित उपचार करें। नेक्स्ट आता है जैव विविधता की सुरक्षा। जो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है उनके संरक्षण के लिए अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जाए। प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करके प्रजातियों का संरक्षण किया जाए। ठीक है, जो प्रजातियां विलुप्त हो गई है उनके लिए राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जाए जहाँ पर वो प्रजातियां अच्छे से रह सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है पुनर्चक्रण तथा पुनः उपयोग। प्लास्टिक तथा अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का पुनर्चक्रण करें। संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करें। उसके बाद आता है सतत कृषि, जिसमें जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है। रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों की बजाय जैविक विकल्प अपनाने पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है जल संरक्षण। इसमें कहा जाता है कि हम जल के अपव्यय को रोकें, जल स्रोतों को स्वच्छ रखें, वर्षा जल का संचयन करें। ठीक है, उसके बाद जन जागरूकता, जिसमें लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया जाता है। स्कूलों तथा समुदायों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। हमें नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोगों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वो स्रोत है जो कि कभी समाप्त नहीं होंगे, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। ठीक है, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिनका उपयोग हम हमेशा कर सकते हैं, ये समाप्त नहीं होते। ठीक है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर जैसे पेट्रोलियम, कोयला, इन सब पर हमें अपनी निर्भरता कम करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि ये नवीकरणीय नहीं है, ये अनवीकरणीय है। एंड अगर ये एक बार समाप्त हो गए तो भावी पीढ़ी के द्वारा इनका उपयोग नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से भावी पीढ़ी इनसे वंचित रह जाएगी। तो इसलिए हमको गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता कम करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्थानीय संसाधनों का संरक्षण। स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र की ज़रूरतों के अनुसार योजना बनाएं। परंपरागत ज्ञान तथा स्थायी प्रथाओं का उपयोग करें। इन उपायों को अपनाकर हम पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित कर सकते हैं तथा आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में रिपीट होता है बार बार, वो है पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के प्रकार तथा उनके महत्व को समझाइए। तो इसमें आपको बताना है पारिस्थितिक तंत्र सेवा क्या होती है, पारिस्थितिक तंत्र सेवा के क्या क्या प्रकार है तथा उनका क्या महत्व है। पारिस्थितिक तंत्र सेवा की बात करें तो ये वो सेवाएं या वो सर्विसेज होती हैं या फिर हम इनको एक तरीके से लाभ भी बोल सकते हैं जो कि हमको पारिस्थितिक तंत्र से प्राप्त होता है। ठीक है,
यानी कि हमारे नेचुरल इकोसिस्टम से, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र से, पर्यावरण से हमको जो लाभ प्राप्त होता है, जो सेवाएं प्राप्त होती है, वो पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं कहलाती है। ये सभी मनुष्य तथा जीव जंतुओं को प्राप्त होती हैं। तो ये जो पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं होती है, इनके मुख्य 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर आता है आपूर्ति सेवाएं। आपूर्ति सेवाएं, जिन्हें इंग्लिश में प्रोविजनिंग सर्विसेज भी कहा जाता है, ये वो सेवाएं होती है जो कि हमको सीधे संसाधन प्रदान करती है। ठीक है, जैसे हमको नदियों से जल प्राप्त होता है। ठीक है, पेड़ पौधों से हमको सब्जी मिलती है जिससे हम भोजन कर पाते हैं। लकड़ी, पेड़ पौधों से हमको लकड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनसे हमको औषधि भी मिलती है। तो इस तरीके से ये जो सेवाएं होती है, ये डायरेक्ट हमको मिलती हैं। ठीक है, डायरेक्ट जो हमको संसाधन मिलते हैं हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र से, जो हमको सीधे संसाधन प्राप्त होते हैं, वो सभी आपूर्ति सेवाएं में शामिल होती हैं। ये सेवाएं मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक संसाधन प्रदान करती है, आर्थिक गतिविधियों के लिए आधार होती हैं। नेक्स्ट आती है विनियमन सेवा, यानी कि रेगुलेटिंग सर्विसेज। ये सेवाएं पारिस्थितिक तंत्र में होने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। जो भी हमारे आसपास प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, उनको नियंत्रित करने का ये काम करती है, जैसे जलवायु नियंत्रण, प्रदूषण शोधन, रोगों का नियंत्रण, जल पुनर्चक्रण। ठीक है, ये सेवाएं पर्यावरण को संतुलित बनाए रखती है, मनुष्यों तथा अन्य जीवों के लिए सुरक्षा प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सेवाएं, यानी कि कल्चरल सर्विसेज। ये सेवाएं सांस्कृतिक, मानसिक तथा आत्मिक लाभ प्रदान करती हैं। मतलब ये जो सेवाएं होती हैं, ये हमको मानसिक तथा आत्मिक शांति प्रदान करती है तथा हमारे मन को प्रसन्नता प्रदान करती हैं। जैसे पर्यटन, हम अलग अलग जो प्राकृतिक स्थान होते हैं वहाँ पर जाकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले पाते हैं पर्यटन के द्वारा, जिससे हमारे मन को तथा आत्मा को शांति मिलती है। धार्मिक स्थल, शिक्षा, कला, मनोरंजन, ये सारी जो सेवाएं हैं, ये भी सांस्कृतिक सेवाओं में शामिल है, जो कि मानव समाज का विकास करती है। ठीक है, इन सेवाओं से मानव समाज की सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने में मदद मिलती है, मानसिक शांति प्रदान होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सपोर्टिंग सेवाएं, यानी कि सपोर्टिंग सर्विसेज। ये सेवाएं पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों को समर्थन देती हैं, जैसे पोषक तत्वों का चक्र, वनस्पति व जीवों की उत्पादकता, जैव विविधता का संरक्षण। ये सेवाएं पारिस्थितिक तंत्र के समग्र कार्य को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, जो अन्य सेवाओं को संभव बनाती हैं। इन सेवाओं का संरक्षण तथा प्रबंधन मानव समाज के दीर्घकालिक कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल जैविक विविधता को बनाए रखता है, बल्कि मानव जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भूमि संसाधनों के प्रकार तथा उनके प्रयोगों को समझाइए। भूमि संसाधन यानी कि लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनके उपयोग क्या क्या है। तो भूमि संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो कि भूमि पर आधारित होते हैं, मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, इसके प्रकार देखिए, पहला है कृषि भूमि, यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड। ये जो भूमि होती है, इसका उपयोग कृषि उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे फसलों की खेती, बागवानी या अन्य कृषि गतिविधियों को पूरा करने के लिए कृषि भूमि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आती है वन भूमि, यानी कि फॉरेस्ट लैंड। ये जो भूमि होती है, ये वनों तथा वनस्पतियों के लिए उपयोग की जाती है। वनों से लकड़ी, बाँस, औषधियाँ आदि प्राप्त होते हैं, जो कि हमारे आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं, साथ ही हमारी जो ज़रूरतें हैं, दैनिक ज़रूरतें, उनको भी पूरा करते हैं। ठीक है, तथा ये पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं, क्योंकि वन भूमि जो है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, एंड पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, उसका उपयोग करके ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध होता है। तो इस तरीके से पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी ये मदद करते हैं। नेक्स्ट आती है घास भूमि, यानी कि ग्रास लैंड। यह भूमि मुख्य रूप से पशुपालन के लिए उपयोग की जाती है, जहाँ पर चराई के लिए घास उगती है। इसे चरागाह भूमि भी कहा जाता है। इस भूमि पर सिर्फ घास उगाई जाती है, ताकि जो शाकाहारी पशु है, जो शाकाहारी जीव है, वो यहाँ पर आकर घास चर सके।
ठीक है। तो चराई के लिए इस भूमि का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको चरागाह भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट आती है निर्माण भूमि यानी कि सेटलमेंट लैंड। यह भूमि मानव बस्तियों, शहरों, गांवों तथा शहरी विकास के लिए उपयोग की जाती है। इसमें आवासीय, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक विकास शामिल होते हैं। ठीक है। निर्माण भूमि जो है इसका मुख्य जो मकसद है ये है शहरीकरण करना। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हमको रेजिडेंशियल जो एरिया है यानी कि आवासीय जो जगह है वो देखने को मिलती है। ठीक है। इस भूमि पर घर बनाए जाते हैं, शहर, गांव आदि स्थापित किए जाते हैं, फैक्ट्री, कारखाने आदि इस पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आती है खनिज भूमि। ये भूमि खनिज संसाधनों के भंडारण के लिए होती है, जैसे कि कोयला, लोहा, सोना आदि का खनन। इन संसाधनों का उपयोग औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट आती है वाणिज्यिक तथा औद्योगिक भूमि। ये भूमि फैक्ट्री, उद्योगों, व्यापारिक गतिविधियों तथा अन्य उत्पादन कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। तो ये कुछ भूमिकाएं थी भूमि संसाधन की। ठीक है। भूमि संसाधनों के द्वारा हमारा जो जीवन है वो और भी ज़्यादा सरल हो जाता है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनन तथा बांध निर्माण का पर्यावरण, वन व जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, खनन तथा बांध निर्माण का पर्यावरण, वन व जैव विविधता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव इसका ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पर्यावरणीय प्रभाव। तो देखिए, बांध निर्माण से जलवायु परिवर्तन होती है। बांध निर्माण से जल प्रवाह में परिवर्तन होता है, जल का जो प्रवाह है वो बदल जाता है, जिससे स्थानीय जलवायु पर असर पड़ सकता है। इस तरीके से बांध निर्माण के कारण जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मिट्टी का कटाव। जब हम खनन करते हैं तो खनन से भूमि का असंतुलन हो सकता है, जिससे मिट्टी का कटाव व उर्वरता की कमी हो सकती है। तो खनन जब किया जाता है, खनन एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या किया जाता है, ज़मीन की खुदाई की जाती है तथा ज़मीन की खुदाई के द्वारा जो ज़मीन के अंदर, भूमि के अंदर जो संसाधन है उनको बाहर निकाला जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। ठीक है। तो जब खनन किया जाता है तो क्या होता है, भूमि का असंतुलन हो सकता है, जिससे मिट्टी का कटाव हो सकता है तथा मिट्टी की जो उर्वरता है उसमें कमी आ सकती है एंड उर्वरता पर बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। ठीक है। कृषि उत्पादन कम हो सकता है। नेक्स्ट है वनों पर प्रभाव। तो देखिए, बांध तथा खनन परियोजनाएं जो है ये ज़्यादातर वन क्षेत्र में होती है, जिससे वृक्षों का कटाव करना पड़ता है। इसकी वजह से वन आवास नष्ट हो जाते हैं, मतलब कि वो जीव जो कि वन में रहते हैं वो धीरे धीरे लुप्त होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब वृक्षों की कटाई होगी, जब वनों की कटाई होगी तो क्या होगा, वनों में रहने वाले जीव वहाँ से गायब हो जाएंगे। ठीक है, लुप्त हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, वृक्षारोपण नष्ट हो जाता है तथा वन आवास भी नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जैव विविधता में भी कमी आ जाती है, क्योंकि जो जीव की प्रजातियां हैं, अलग अलग जीवों की जो प्रजातियां हैं वो लुप्त होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उनका जो आवास है वो नष्ट हो जाता है कटाई के कारण। नेक्स्ट है वन्य जीवों का प्रवास। वन नष्ट होता है तो वन्य जीवों का आवास खत्म हो जाता है, जिससे उनकी प्रजातियां संकट में पड़ सकती हैं। नेक्स्ट है जैव विविधता पर प्रभाव। प्राकृतिक आवास जब नष्ट होता है तो उसके कारण क्या होता है, जब जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएगा तो वो लुप्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा। कई बार जब बांध निर्माण किया जाता है, नदियों पर जब बांध बनाए जाते हैं तो जो जलीय जीव है उनकी प्रजातियां भी लुप्त होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कुछ जलीय प्रजातियां जैसे मछली तथा अन्य जल जीव जो हैं उनका बहुत ही बुरा असर उन पर देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी प्रजाति जो है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है, वो भी लुप्त होना शुरू हो जाते हैं बांध के निर्माण के कारण। ठीक है, इसलिए इन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए सतत व जिम्मेदार तरीकों से योजना बनानी जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संसाधनों के प्रकार तथा उनके उपयोग का वर्णन करें। जल के अधिशोषण के कारण तथा इसके प्रभाव समझाइए। तो देखिए, जल संसाधन का मतलब होता है वाटर रिसोर्सेज, जैसे नदियों का जल, समुद्र का जल। ठीक है, तो ये जो जल संसाधन होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनके उपयोग भी अलग अलग होते हैं।
तो सबसे पहले हम जल संसाधनों के प्रकार देख लेते हैं तथा उनका उपयोग देख लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि जल का अतिशोषण क्या होता है, इसके कारण तथा इसके प्रभाव क्या होते हैं। तो अगर हम जल संसाधनों के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले आता है सतही जल यानी कि सरफेस वाटर, जो कि पृथ्वी के ऊपर हमें देखने को मिलता है, जैसे नदियाँ, झील, तालाब, इन सब में जो पानी होता है, इन सब में जो जल होता है, ये सतही जल होता है, ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपर है। इसका उपयोग पीने के पानी, सिंचाई, उद्योगों तथा जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है भूतल जल यानी कि ग्राउंड वाटर। भूजल जो है वो जल होता है जो कि पृथ्वी की सतह के नीचे होता है, जैसे जलाशयों में, कुओं में, बोरवेल में, ठीक है। इन सब के द्वारा जो जल प्राप्त होता है वो भूतल जल होता है, ग्राउंड वाटर होता है। इसका उपयोग पीने, सिंचाई तथा उद्योगों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है वर्षा जल। अब वर्षा जल से क्या होता है, वर्षा के दौरान जो हमें जल प्राप्त होता है उसको वर्षा जल यानी कि रेन वाटर कहा जाता है। कई लोग क्या करते हैं, वर्षा के दौरान जो जल निकलता है उसको वो क्या कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, तो इसको रेन वाटर स्टोरेशन भी कहा जाता है, ठीक है। एंड ये जो वर्षा जल होता है इसका उपयोग कई लोग घरों में शुद्ध पानी के रूप में पीने के लिए या सिंचाई के लिए या जलाशयों के पुनर्भरण के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है समुद्री जल यानी कि मरीन वाटर। ये जो जल होता है ये खारा होता है एंड इसलिए इसका उपयोग पीने के लिए नहीं किया जाता, लेकिन इसका उपयोग समुद्री जीवन, नौवहन तथा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। आइए अब देखते हैं जल के अतिशोषण के कारण तथा इसके प्रभाव। तो अगर हम कारण की बात करें, पहला कारण है अत्यधिक सिंचाई। कृषि क्षेत्र में जब हम सिंचाई करते हैं तो जल का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है, विशेष रूप से तब जब वर्षा ना हुई हो, ठीक है। वर्षा आधारित सिंचाई ना होने पर क्या होता है, जब खुद से कृषि भूमि की सिंचाई की जाए, जब वर्षा ना हो तो बहुत ज़्यादा जल लग जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जल का अतिशोषण होता है, यानी कि जल का अति उपयोग हो जाता है। नेक्स्ट है नदियों तथा जलाशयों का अतिक्रमण। शहरीकरण, उद्योगों तथा अन्य मानव गतिविधियों के कारण जल संसाधनों का उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है एंड इसकी बर्बादी भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। नेक्स्ट है जल संरक्षण की कमी। जल संरक्षण की उचित व्यवस्था ना होने पर जल की बर्बादी होती है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान व कम वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी आ गई है। आइए प्रभाव देखते हैं। पहला है जल स्तर में गिरावट। भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, ग्राउंड वाटर लगातार कम होता जा रहा है, जिससे पीने के पानी की समस्या बढ़ रही है। सिंचाई संकट, कृषि के लिए जल की कमी होने पर खाद्य उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ता है, ठीक है। तो अगर जल की कमी हो जाएगी तो खाद्य उत्पादन पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि फिर हम सिंचाई कैसे करेंगे एंड अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो जो कृषि उत्पादन है वो नहीं हो पाएगा, जिससे हमको अनाज प्राप्त नहीं होगा एंड इससे क्या होगा, अकाल पड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जल संकट। कई स्थानों पर जल की भारी कमी हो गई है, जिससे जीवन जीना मुश्किल हो गया है। प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव। जल के अतिशोषण से पारिस्थितिक तंत्र पर भी दबाव बढ़ता है, जिससे प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जल का सही उपयोग करें, संतुलित उपयोग करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी ये संसाधन मिल सकें। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संसाधनों के प्रकार तथा उनके महत्व को समझाइए। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत यानी कि ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ऊर्जा संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका उपयोग हम ऊर्जा के निर्माण के लिए करते हैं। तो ये भी दो तरीके के होते हैं। पहला है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो अगर हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की बात करें, इसमें वो ऊर्जा स्रोत आते हैं जो कि प्राचीन काल से उपयोग हो गए हैं, जैसे कोयला, ठीक है। कोयले का उपयोग विद्युत उत्पादन तथा औद्योगिक प्रक्रिया में होता है। तेल, इसका उपयोग मुख्य रूप से परिवहन तथा उद्योगों में ऊर्जा के रूप में होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये तेल में शामिल है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस। इसका उपयोग घरेलू उपयोगों के तौर पर किया जाता है। उद्योग तथा विद्युत उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर ऊर्जा। न्यूक्लियर ऊर्जा जो है ये परमाणु ईंधन से उत्पन्न की जाती है, ठीक है।
परमाणु ईंधन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको न्यूक्लियर ऊर्जा कहा जाता है। ये बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन में इस्तेमाल की जाती है। तो ये थे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। आइए अब देखते हैं नवीन तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। तो अगर हम नवीन या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की बात करें तो इसमें वो ऊर्जा स्रोत शामिल है जो कि अभी कुछ ही सालों पहले उपयोग किए जाने शुरू हुए हैं, ठीक है, जिनका उपयोग अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन, गर्म पानी या अन्य घरेलू उद्देश्यों में किया जाता है, इसको सौर ऊर्जा कहा जाता है। पवन ऊर्जा हवा की गति से विद्युत उत्पन्न की जाती है, ठीक है। जल ऊर्जा यानी कि हाइड्रो पावर, जल प्रवाह से विद्युत उत्पन्न की जाती है, जैसे जलप्रपात, नदियाँ, ठीक है। इन सब के पानी से क्या किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये भी एक तरीके का ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, ठीक है। जैव ऊर्जा, इसमें जैविक पदार्थों से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे कचरा, कृषि अपशिष्ट, इन सब से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है इसको जैव ऊर्जा कहा जाता है, जैसे बायोगैस, ठीक है। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा। इसमें क्या किया जाता है, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका उपयोग किया जाता है ऊर्जा के स्रोत के रूप में, ठीक है। तो ये कुछ नवीन या वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत थे जिनका उपयोग अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है, ठीक है। प्राचीन काल में इनका उपयोग नहीं होता था, इनका उपयोग अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है विद्युत उत्पादन के लिए या अन्य कार्यों के लिए। आइए अब देखते हैं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का महत्व। तो ये जो स्रोत है ये प्राकृतिक संसाधनों की बचत करते हैं, ठीक है, क्योंकि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है ये सीमित हैं तथा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं ये सीमित मात्रा में है, ठीक है। अगर इनका बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया तो ये गायब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे तथा भावी पीढ़ी इनका उपयोग नहीं कर पाएगी। तो क्योंकि ये नवीकरणीय नहीं है, ये जो स्रोत है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत ये नवीकरणीय नहीं है, यानी इनको पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता है, इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है। तो इसी वजह से ये बेहतर है कि इनका उपयोग कम से कम किया जाए तथा इनका जो उपयोग है वो विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए ताकि भावी पीढ़ी के लिए इनको सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का जब हम कम उपयोग करेंगे तो इससे भावी पीढ़ी के लिए इनको लंबे समय तक बचाए रखा जा सकता है, ठीक है। एंड वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग हम कर सकते हैं ऊर्जा के निर्माण के लिए, ठीक है, या विद्युत उत्पादन के लिए, क्योंकि जब हम इनका उपयोग करेंगे तो इससे प्राकृतिक संसाधनों की बचत होगी। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जो है इन प्राकृतिक संसाधनों की बचत करने में मदद करता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, तेल, इनका उपयोग करने से वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जो है प्रदूषण को कम करते हैं तथा पर्यावरण की रक्षा करते हैं। तो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जो है ये पर्यावरण संरक्षण में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है दीर्घकालिक स्थिरता। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये पुनः उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है, क्योंकि हम जानते हैं जो सौर ऊर्जा है यानी कि जो सूर्य की ऊर्जा है वो हमेशा रहेगी, क्योंकि ये असीमित है, ठीक है। इसीलिए इसका उपयोग हम हमेशा कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए दीर्घकालिक स्थिरता के कारण ही वैकल्पिक स्रोतों को प्राथमिकता अब दी जाने लगी है, क्योंकि ये दीर्घकालिक रूप से स्थिर हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये बार बार ऐसे ही उत्पन्न होती रहेगी। एंड अगर हम कंपैरिजन करें इनका पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये कम मात्रा में है, अगर इनका हम लगातार उपयोग करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, जबकि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत समाप्त नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऊर्जा सुरक्षा। देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए विदेशों पर निर्भर न होकर घरेलू स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त कर सकता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है नौकरी तथा विकास। वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रों में नवाचार व अनुसंधान से नई नौकरियों का सृजन होता है तथा यह आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं तथा ये ज़्यादा लाभकारी है परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि उपयोग परिवर्तन तथा मृदा अपरदन की समस्या का वर्णन कीजिए।
तो भूमि उपयोग परिवर्तन का मतलब होता है भूमि के उपयोग में परिवर्तन कर देना। जैसे अगर हम कोई भी भूमि पहले कृषि भूमि के रूप में उपयोग कर रहे थे, तो हम उस भूमि का परिवर्तन करके उस भूमि पर उद्योग खोल दें या उसको हम आवासीय भूमि में बदल दें। तो इस तरीके से भूमि के उपयोग का जब परिवर्तन किया जाता है तो उसको भूमि उपयोग परिवर्तन कहा जाता है। आमतौर पर आप देखते हैं शहरों में क्या होता है, फैक्ट्रीज खोलने के लिए या घर या आवास का निर्माण करने के लिए जंगलों को काट दिया जाता है। ठीक है, तो जब जंगलों को काटा जाता है तो वो भूमि क्या थी, वो भूमि थी वन भूमि। लेकिन अब उस भूमि को काट दिया, उसमें जो वन थे उन वनों को काट दिया, तो अब वो भूमि जो है वो एक आवासीय भूमि में बदल गई। तो इस तरीके से जब भूमि के उपयोग में परिवर्तन किया जाता है तो इससे काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती है, जो कि पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं, तथा ये समस्याएं जो है ये आगे चलकर और भी ज़्यादा गहरी होती जाती हैं। भूमि उपयोग परिवर्तन तब होता है जब किसी भूमि का उपयोग कृषि, वनस्पति, शहरीकरण या अन्य गतिविधियों के लिए बदल दिया जाता है। ठीक है, जब वनों की कटाई की जाती है या प्राकृतिक घास के मैदानों को कृषि भूमि में बदल दिया जाता है या शहरीकरण के लिए भूमि का उपयोग बदल दिया जाता है, तो इस तरीके से जो उपयोग में परिवर्तन होता है उसको भूमि उपयोग परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, यह भूमि की संरचना को प्रभावित करता है। यह बदलाव मृदा की उर्वरता तथा उसकी संरचना को भी नुकसान पहुंचाता है। ये जो भूमि परिवर्तन होता है इससे क्या होता है, मृदा में परिवर्तन होता है। ठीक है, मृदा की संरचना में यानी कि जो मिट्टी है उसकी संरचना में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। मृदा अपरदन की प्रक्रिया और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ठीक है, मृदा अपरदन की बात करें तो मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसमें हवा, पानी या अन्य कारकों के द्वारा मृदा की ऊपरी परत का क्षरण होता है, मतलब मृदा की ऊपरी परत को हानि पहुंचती है। भूमि उपयोग परिवर्तन के कारण मृदा अपरदन की समस्याएं बढ़ जाती है, क्योंकि कृषि गतिविधि, शहरीकरण तथा अन्य मानवीय हस्तक्षेप से भूमि की सुरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है। विशेषकर जब जंगलों की कटाई की जाती है तो पेड़ों की जड़ों से मृदा का संतुलन बिगड़ जाता है तथा वर्षा के दौरान मृदा का बहाव तेज हो जाता है। जब मृदा की ऊपरी परत ही नहीं रहेगी तो क्या होगा, उर्वरता में कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से कृषि उत्पादन भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो मृदा अपरदन की ये जो समस्या है ये बहुत गहरी समस्या है जो कि भूमि उपयोग परिवर्तन से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही होगा जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, मृदा को एक जगह पर इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है, पेड़ों की जो जड़ें हैं ये मृदा को कसकर पकड़े रखती हैं। अब जब पेड़ों को काट दिया जाएगा तो क्या होगा, मृदा जो है जो भी एक जगह इकट्ठी थी, संग्रहित थी, अब वो मृदा जो है वो इधर उधर फैल जाएगी एंड धूल, आंधी या तूफान के कारण वो जो मृदा की ऊपरी परत है वो फिर गायब हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, जो मृदा है इसका तेज़ी से क्षरण हो जाएगा एंड इसी प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है, इसलिए जंगलों की कटाई जो है ये गहरे रूप से जुड़ी हुई है मृदा अपरदन से। इस प्रकार अगर भूमि उपयोग परिवर्तन होगा तो मृदा अपरदन भी तेज़ी से होगा, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान तथा कृषि उत्पादन में भी कमी आ जाती है। तो इसलिए भूमि उपयोग परिवर्तन एक बड़ी समस्या है जो कि मृदा अपरदन की समस्या को और भी ज़्यादा गहरा कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन तथा पीको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है ज़्यादातर। तो देखिए, चिपको आंदोलन तथा अपीको आंदोलन ये दोनों आंदोलन ही कुछ हद तक सेम थे। ठीक है, समान थे, क्योंकि चिपको आंदोलन, अपीको आंदोलन इन दोनों का ही जो मुख्य उद्देश्य था वो था वृक्षों की कटाई को रोकना, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए ही ये आंदोलन हुए थे, लेकिन इनका स्थान तथा समय अलग अलग था। चिपको आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, जो उस समय उत्तर प्रदेश के पास था। ठीक है, 1973 में यह आंदोलन हुआ था। इसका उद्देश्य वन संसाधनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना था। इस आंदोलन में लोग पेड़ों से चिपककर उनकी कटाई का विरोध कर रहे थे तथा लोगों ने क्या किया, पेड़ों को गले लगा लिया एंड कहा कि अगर
जो ठेकेदार है जो उस टाइम पर पेड़ काटने आए थे, अगर वो पेड़ों को काटना चाहते हैं तो उनको पेड़ों से पहले उन लोगों को काटना होगा, ठीक है। तो इसलिए जो लोग थे उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि जो लोग पेड़ों की कटाई करने के लिए आए थे वो पेड़ों को ना काट पाए। इस आंदोलन में कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। ये आंदोलन पर्यावरण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी हुआ था। अपीको आंदोलन की बात करें तो अपीको आंदोलन 1994 में हुआ था, लेकिन ये आंदोलन कर्नाटक राज्य में हुआ था, यानी कि दक्षिण में हुआ था, ठीक है। ये चिपको आंदोलन का ही एक क्षेत्रीय रूप था। इसका उद्देश्य भी वन कटाई को रोकना तथा पेड़ों का संरक्षण करना था। अपीको शब्द कन्नड़ भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है चिपकना। एंड इस आंदोलन में भी लोगों ने क्या किया था, गले लगा लिया था पेड़ों से। मतलब इस आंदोलन में भी लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया एंड पेड़ों की कटाई का विरोध किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के प्राथमिक तथा द्वितीयक कारणों को समझाइए। तो वायु प्रदूषण के कारण क्या होते हैं? वायु प्रदूषण जो है ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें वायु में अवांछित पदार्थों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसे अवांछनीय पदार्थ जो कि श्वास यानी कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं तथा हमको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो वायु प्रदूषण होता है इसको 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। इसके जो कारण है उनको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राथमिक कारण, दूसरा है द्वितीयक कारण। प्राथमिक कारण यानी कि प्राइमरी कॉजेज, ये वो स्रोत होते हैं जिनसे वायु में प्रदूषक सीधे उत्सर्जित होते हैं। इसके प्रमुख कारण हैं वाहन प्रदूषण, जिसमें वाहनों से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण तथा वायु प्रदूषित होती है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वाहन होते हैं जिनमें से धुआं निकलता रहता है, ठीक है। अब वो जो धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा पार्टिकुलेट मैटर यानी कि पीएम वायु को प्रदूषित करने वाले कण निहित रहते हैं, ठीक है। अब ये जो कण होते हैं ये क्या करते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर यानी कि पीएम, ये कुछ कण होते हैं, ठीक है, जो कि इतने छोटे होते हैं कि ये श्वास के द्वारा हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये कुछ प्रदूषक होते हैं जिनका उत्सर्जन होता है वाहनों से निकलने वाले धुएं के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए वाहन प्रदूषण जो है एक मुख्य भूमिका निभाता है वायु को प्रदूषित करने में। इसलिए वाहन के प्रदूषण को रोकने के लिए ये सलाह दी जाती है कि ऐसे वाहनों का उपयोग किया जाए जो कि ज़्यादा धुआं उत्सर्जित ना करें, क्योंकि वाहन से जो धुआं निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है औद्योगिक उत्सर्जन। कुछ कारखाने होते हैं, उद्योग होते हैं जिनसे धुआं निकलता रहता है तथा रासायनिक, ये जो धुआं होता है ये रसायन प्रदूषण करता है, ठीक है। उद्योगों से, कारखानों से ये जो धुआं निकलता है इसमें बहुत सारे ऐसे कण होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, जो कि वायु में चले जाते हैं तथा वायु को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट है घरेलू प्रदूषण। लकड़ी, कोयला, बायोगैस, बायोमास ये सब जलाने से धुआं निकलता है, उसमें भी हानिकारक गैसें होती है। जैसे आपने देखा होगा विंटर्स के टाइम में, सर्दियों में काफ़ी लोग लकड़ी जलाते हैं हाथ सेकने के लिए, ठीक है। तो जब वो लकड़ी जलाते हैं या जब कोयला जलाते हैं तो इससे भी क्या होता है, धुआं निकलता है। एंड वो जो धुआं निकलता है उसमें हानिकारक गैसें होती है, ठीक है, तथा हानिकारक प्रदूषक उसमें निहित होते हैं। नेक्स्ट है कृषि गतिविधियाँ। खेतों में जलने वाली फसलें तथा उर्वरकों का अधिक उपयोग भी वायु में प्रदूषक छोड़ते हैं। अब कुछ किसान क्या होते हैं, वो खेतों में जब फसल उगा लेते हैं तो उसके बाद जो पराली बचती है, फसलों की कटाई के बाद जो पराली बचती है उसको जला देते हैं, ठीक है। अब उसको जलाने के बाद भी बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है जो कि वायु में जाकर वायु को प्रदूषित करता है। या फिर कुछ किसान ऐसे होते हैं जो कि उर्वरकों का अधिक उपयोग करते हैं। अब ये जो उर्वरकों का उपयोग करते हैं इनसे भी वायु प्रदूषित होती है, क्योंकि ये जो उर्वरक होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, वायु में चले जाते हैं जब इनका छिड़काव किया जाता है तो, ठीक है। जैसे किसान जब उर्वरकों का छिड़काव करते हैं फसल के ऊपर तो वो
वायु में भी चले जाते हैं, जिससे वायु भी प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय कारण। कौन से ऐसे सेकेंडरी कॉजेज है, द्वितीय कारक हैं, कारण हैं जो कि वायु को प्रदूषित करते हैं। तो देखिए, ओजोन का निर्माण। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते हैं तो वे ओजोन O3 का निर्माण करते हैं, जो कि वायु प्रदूषण का एक मुख्य घटक है। इसके अलावा नेक्स्ट है स्मोग। यह एक मिश्रित प्रदूषण है जो कि वायुमंडलीय रासायनिक प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होता है। जब धुंध यानी कि फॉग में जो प्रदूषण है यानी कि पोल्यूशन है वो मिक्स हो जाता है तो स्मोग बन जाता है वो। ठीक है, यह एक मिश्रित प्रदूषण होता है जो कि वायुमंडलीय रासायनिक प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होता है, जैसे कि वाहनों तथा उद्योगों के निकलने वाले धुएं से। इन कारणों से वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रदूषण के स्रोत तथा प्रभाव क्या है। तो देखिए, जल प्रदूषण यानी कि जल का प्रदूषण। जल प्रदूषण के स्रोत देखें तो पहला है औद्योगिक अपशिष्ट। कुछ फैक्ट्रीज क्या करती है, उत्सर्जित रसायनों को, फैक्ट्री से जो रसायन निकलते हैं या रासायनिक अपशिष्ट निकलता है या भारी धातु वाला पानी निकलता है, उसको नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है तथा जलीय जीवों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। नेक्स्ट है घरेलू गंदगी। घरेलू नालियों, शौचालयों तथा बाथरूम से निकलने वाला गंदा पानी जल स्रोतों को प्रदूषित कर सकता है। नेक्स्ट है कृषि रसायन। कीटनाशक तथा उर्वरक जब किसान खेतों में छिड़कते हैं तो वो क्या करते हैं, ज़मीन के ज़रिए अंडरग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। ठीक है, तथा बाद में नदियों व झीलों में मिल जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक तथा कचरा। नदी, झीलों, महासागरों में फेंका गया प्लास्टिक या अन्य कचरा भी जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। जल परिवहन। अब जल में भी कुछ परिवहन के साधन होते हैं, जैसे नदी, वो जहाज, ठीक है, नाव। अब कुछ ऐसे जहाज होते हैं जो कि तेल से या अन्य रसायनों से चलते हैं। ठीक है, अब जब इन जहाज़ों से तेल या अन्य रसायन लीक हो जाते हैं तो इससे भी जल स्रोत प्रदूषित होते हैं। आइए अब देखते हैं जल प्रदूषण के प्रभाव, वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स। पहला है स्वास्थ्य पर प्रभाव। जल प्रदूषण के कारण जल दूषित हो जाता है एंड प्रदूषित जल पीने से बीमारियां हो सकती है, जैसे हैजा, दस्त, पीलिया या अन्य जल जनित रोग यानी कि वाटर बोर्न डिसीज हो सकती हैं। जैव विविधता का नुकसान। जल में जो जलीय जीव रहते हैं, अलग अलग प्रजातियों के जो जीव जल में रहते हैं, उनको बहुत बुरा प्रभाव उन पर पड़ता है जल प्रदूषण का। काफ़ी ऐसे जीव हैं जिनका जीवन संकट में पड़ जाता है एंड काफ़ी ऐसे जीव हैं, काफ़ी ऐसे जलीय जीव हैं जो कि लुप्त भी हो गए हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जैव विविधता का नुकसान होता है। तो इस तरीके से जल प्रदूषण कहीं ना कहीं जैव विविधता का नुकसान भी कर रहा है। नेक्स्ट है पेयजल की कमी। जल स्रोतों के प्रदूषण से जल पीने योग्य नहीं रहता, जिसकी वजह से पेयजल की यानी कि वाटर की स्कार्सिटी हो सकती है, कमी हो सकती है। नेक्स्ट है पोषक तत्वों की कमी। प्रदूषित जल में पौधों तथा जल जीवों को पोषण देने की क्षमता कम हो जाती है। जब जल प्रदूषित होगा एंड अगर हम वही जल फसलों में उपयोग करेंगे सिंचाई के लिए, तो इससे क्या होगा, जो सब्जियां या जो फल उगेंगे वो भी प्रदूषित ही होंगे। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं प्रदूषित जल में पौधे तथा जल जीवों को पोषण देने की क्षमता नहीं होती, जिसकी वजह से धरती सूखी हो सकती है, बंजर हो सकती है, अकाल पड़ सकता है। ठीक है, आर्थिक नुकसान भी होते हैं जल प्रदूषण के। जल प्रदूषण से मत्स्य पालन तथा पर्यटन जैसी गतिविधियां प्रभावित होती हैं, जिससे बहुत सारे जो मत्स्यक हैं यानी कि जो मछलियों का व्यापार करते हैं, ऐसे जो मत्स्य पालक हैं उनका आर्थिक नुकसान भी होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जल प्रदूषण आर्थिक नुकसान भी करता है तथा इससे पर्यटन जैसी गतिविधियां भी प्रभावित होती है। अब कॉमन सी बात है, काफ़ी ऐसे टूरिस्ट होते हैं जो कि नदियों में ट्रैवल करना पसंद करते हैं टूरिज़्म के तौर पर। ठीक है, यातायात के लिए। अब अगर नदियाँ प्रदूषित होगी तो कोई भी नहीं चाहेगा उन नदियों में जाकर यात्रा करना। ठीक है, तो इस तरीके से पर्यटन पर भी प्रभाव इसका नकारात्मक देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा प्रदूषण यानी कि सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, इसके नियंत्रण के उपाय बताइए। मृदा प्रदूषण वो स्थिति होती है जिसमें मृदा में हानिकारक रसायन, विषैले पदार्थ तथा अन्य वांछनीय तत्व मिलकर उसे उपयोग के योग्य ना रहने योग्य छोड़ देते हैं। ठीक है, मृदा प्रदूषण में क्या होता है, कई बार क्या होता है मृदा में यानी कि मिट्टी में ऐसे हानिकारक रसायन, विषैले पदार्थ घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, जो कि मृदा की उर्वरता को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से मृदा उपयोग के योग्य नहीं रह पाती। यह प्रदूषण मुख्य रूप से कृषि रसायनों जैसे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, कीटनाशक, इन सब के उपयोग से तथा औद्योगिक कचरे, घरेलू कचरे तथा अपशिष्ट पदार्थों के कारण होता है। आइए मृदा प्रदूषण के कारण देख लेते हैं। मृदा प्रदूषण के कारणों में पहला है कृषि रसायन। अब जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग रसायनों का उपयोग करते हैं अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जैसे कीटनाशक, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, तथा अन्य रासायनिक उत्पाद का वो उपयोग करते हैं। वो कृषि पर जब इनका छिड़काव करते हैं तो ये मृदा में घुल जाते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण हो जाता है मृदा में। औद्योगिक कचरा, कारखानों तथा उद्योगों से निकलने वाले विषैले कचरे से भी मृदा प्रदूषित होती है। गैर जैविक कचरा यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे प्लास्टिक, धातु या अन्य अविनाशी पदार्थ जिनको मृदा पर डाल दिया जाता है, एंड ये जो पदार्थ है ये लाखों वर्षों तक ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं, क्योंकि ये गैर जैविक कचरा होता है जो कि जीवाणु या अन्य कीटनाशकों के द्वारा गलाया नहीं जा सकता, ठीक है, जिनको अपशिष्ट में नहीं बदला जा सकता। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं जैसे प्लास्टिक, धातु, ये गैर जैविक कचरा की कैटेगरी में आते हैं, एंड ये भी मृदा को प्रदूषित करते हैं। नदी तथा जल स्रोतों का प्रदूषण, अपशिष्ट जल मृदा जो है इसका एक मुख्य कारण नदी व जल स्रोतों का प्रदूषण भी है। ठीक है, आइए हम मृदा प्रदूषण के प्रभाव देखते हैं। पहला है जलवायु परिवर्तन। मृदा प्रदूषण से जलवायु पर प्रतिकूल असर पड़ता है, जैव विविधता की हानि होती है, मृदा में जो मौजूद हानिकारक पदार्थ होते हैं वो पौधे तथा जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं, मानव स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आइए अब देखते हैं मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। पहला है जैविक कृषि। अगर हम कृषि में रसायनों का उपयोग कम करें, रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों का उपयोग कम करें एंड जैविक कृषि करें, सिर्फ परंपरागत उर्वरक का ही हम उपयोग करें, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग ना करें, तो इससे मृदा प्रदूषण काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, कचरे का सही निस्तारण, घरेलू और औद्योगिक कचरे को हम सही तरीके से नष्ट करें ताकि वो मृदा में ना घुलें। रिसाइकलिंग, वो कचरा जो कि गैर जैविक कचरा है जिसको अपशिष्ट में नहीं बदला जा सकता, ऐसा जो कचरा है उसको रिसाइकल कर लिया जाए। ठीक है, मतलब कि बार बार उसको उपयोग किया जाए ताकि मृदा में अपशिष्ट का स्तर घट सके। वृक्षारोपण, पेड़ पौधों को हम जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा मृदा की गुणवत्ता बेहतर होगी। मृदा संरक्षण तकनीक, इसमें क्या होता है, मृदा की रक्षा के लिए जल संचयन, फसल चक्रीकरण तथा अन्य मृदा संरक्षण विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, फसल चक्रीकरण ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें अलग अलग फसलें अलग अलग टाइम पीरियड पर उगाई जाती हैं। ठीक है, जन जागरूकता, लोगों को मृदा प्रदूषण के प्रभाव व नियंत्रण उपायों के बारे में जागरूक करें। तो इन सारे उपायों को अपनाकर हम मृदा प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, मृदा की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपाय क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के उपाय। तो देखिए, ठोस अपशिष्ट वो अपशिष्ट होता है जो कि ठोस होता है, जैसे प्लास्टिक, ठीक है, धातु, कांच, ये सब। तो ठोस अपशिष्ट का अगर हमको प्रबंधन करना है तो इसके क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले तो स्रोत पर अपशिष्ट की कमी, वेस्ट मिनिमाइजेशन, मतलब कि हम जो ठोस अपशिष्ट है उनको कम उपयोग करें, जैसे जो प्लास्टिक के थैले होते हैं उनका उपयोग हम कम करें। अपशिष्ट उत्पन्न होने से पहले ही उसकी मात्रा कम कर दी जाए, जैसे पैकिंग सामग्री का कम उपयोग करना, टिकाऊ उत्पादों का चयन करना।
जैसे अगर आप बाज़ार में जाते हैं तो आप बाज़ार में जाते वक्त अपने साथ कपड़े का थैला लेकर जाएं बजाय प्लास्टिक की पन्नी लेने के। ठीक है। पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग, जो ठोस अपशिष्ट है उनका हम बार बार उपयोग करें, जैसे कागज, धातु, कांच, इन सारी प्लास्टिकों को पुनर्चक्रित यानी कि रिसाइकल करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सजग अपशिष्ट संग्रहण। अपशिष्ट को सही तरीके से इकट्ठा किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि अपशिष्ट अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत हो, जैसे जैव व अजैविक अपशिष्ट। नेक्स्ट है सजग अपशिष्ट परिवहन। जो भी ठोस अपशिष्ट है उसको स्वच्छ तरीके से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाए ताकि पर्यावरण में कोई प्रदूषण ना हो। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल यानी कि अपशिष्ट को उचित तरीके से निपटाए, जैसे लैंडफिल, जैविक अपशिष्ट का कंपोस्टिंग अलग अलग जगह पर करें। मतलब जो पदार्थ जैविक अपशिष्ट है या जो अजैविक अपशिष्ट है, यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उनको हम अलग अलग जगह पर उनका निपटान करें। ठीक है। नेक्स्ट है उद्यमिता, वेस्ट टू एनर्जी। कुछ अपशिष्ट ऐसे होते हैं जिनसे ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, जैसे बायोगैस उत्पादन या जलने वाली अपशिष्ट से विद्युत निर्माण। तो इस तरीके से हम ऊर्जा के निर्माण के लिए भी इन वेस्ट मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जन जागरूकता, पब्लिक अवेयरनेस। लोगों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए ताकि वे बेहतर तरीके से अपशिष्ट का प्रबंधन कर सकें। तो इन उपायों से न केवल हम अपशिष्ट की मात्रा कम कर सकते हैं बल्कि पर्यावरण पर इसके नकारात्मक प्रभाव भी कम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के वायु प्रदूषण व उससे संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का वर्णन करें। तो दिल्ली के वायु प्रदूषण के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। दिल्ली में वायु प्रदूषण की ये जो समस्या है इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो देखिए दिल्ली में वायु प्रदूषण की जो समस्या है ये बहुत ही गंभीर समस्या है जो न केवल पर्यावरण को प्रभावित करती है बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव यानी कि नेगेटिव इफेक्ट डालती है। यहाँ के प्रदूषण में मुख्य रूप से धूल, वाहन उत्सर्जन, निर्माण कार्य तथा ठंडे मौसम के कारण उत्पन्न होने वाले धुएं का योगदान है। आइए इसका स्वास्थ्य पर प्रभाव देखते हैं। पहला है श्वसन समस्याएं। वायु प्रदूषण से अलग अलग समस्याएं हो सकती है श्वसन से जुड़ी हुई, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। ठीक है। प्रदूषण के कारण फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है हृदय संबंधी समस्याएं। प्रदूषण से हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। यह रक्तचाप को यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है जिससे दिल की धड़कन में अनियमितता पैदा हो सकती है। ठीक है। तथा इससे हार्ट डिसीज़ यानी कि हृदय संबंधी समस्याएं तथा ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है आँखों पर, त्वचा पर प्रभाव। प्रदूषित हवा से आँखों में जलन, सूखापन तथा खुजली हो सकती है। त्वचा पर भी इसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं, जैसे त्वचा पर जलन होना, एलर्जी होना। शारीरिक विकास पर प्रभाव। प्रदूषण की वजह से बच्चों तथा बुजुर्गों में प्रदूषण से शारीरिक विकास तथा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। बुजुर्ग लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है तथा जो बच्चे हैं उनके शारीरिक विकास में बाधा हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, जैसे तनाव, चिंता बढ़ने लगती है। इन समस्याओं को कम करने के लिए अलग अलग उपाय किए जाते हैं, जैसे प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त नियम, सार्वजनिक परिवहन का प्रोत्साहन तथा हरित क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास किया जाता है ताकि प्रदूषण कम किया जा सके। ठीक है। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जाता है। ये कहा जाता है कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, मेट्रो इन सब का यूज़ करें ताकि प्रदूषण कम हो। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपकी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।